सभी को नमस्कार। जय हिंद। राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित भूगोल परीक्षा 2022 पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। आज भूगोल का पेपर देख रहे हो, कई बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर तो अच्छा होना ही था क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी थी। अब बात कर लेते हैं पेपर में आए हुए प्रश्नों की। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है खंड ए में बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला, ग्रामीण बस्तियों में वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। इसमें उत्तर हो जाएगा स, झीलों और तालाबों के चारों ओर। दूसरा प्रश्न है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक जनसंख्या, यानी स उत्तर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए, ग्रिफ्थ टेलर। चौथा है, प्रवास का अपकर्ष कारक। तो इसमें दो कारक होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। इसमें अपकर्ष कारक का पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा द, काम के बेहतर अवसर। पांचवा प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो इसमें हो जाएगा ब, सीमा सड़क संगठन। इसके बाद है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में है ज्ञान आधारित उद्योग। तो इसमें ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर उद्योग। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लौह एस का प्रकार है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा स, हेमेटाइट। आठवां प्रश्न है, खरीफ की फसल, यानी खरीफ और रबी में एक प्रश्न तो आना था, तो खरीफ की फसल है द, चावल। नवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ब, बिहार। अब हो जाएंगे दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रिक्त स्थान देश का है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा लेटविया देश। लेटविया देश का उच्चतम लिंगानुपात है। सेकंड प्रश्न है, ब्राज़ील में रिक्त स्थान बागानों को फेजेंडा कहते हैं। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, तो इसमें कॉफ़ी आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन रिक्त स्थान में हुई, कौन से सन में हुई? तो 1911 आ जाएगा इसमें। चौथा प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के रिक्त स्थान जिले में चला गया, यानी अर्थात किस जिले में चला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर जिले में चलाया गया। तीसरा प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, संचार के व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें ध्यान देना, व्यक्तिगत साधन पूछे, न कि सार्वजनिक। दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। तो व्यक्तिगत साधन पूछे तो व्यक्तिगत साधनों में कोई भी दो लिखने थे, जैसे पत्र हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, दूरभाष हो गया, ईमेल हो गई। इसमें से कोई भी दो लिखना था तो दो लिखते ही पूरा एक नंबर। सेकंड प्रश्न है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? तो फुटकर व्यापार की इसमें परिभाषा देनी थी, अर्थात ऐसा व्यापार जिसमें वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है, फुटकर व्यापार कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता जो उसको उपयोग कर रहा है उसको दे, उसको विक्रय करें, तो वो फुटकर व्यापार कहलाएगा। जैसे उदाहरण भी दे सकते हैं, फेरी वाला, रेहड़ी वाला, इस तरह इसके उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, अर्थात न जनसंख्या बढ़े और न घटे। इसको अपन इस तरह ले सकते हैं कि जब जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान रहते हों तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, स्थिर जनसंख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दें, ऑस्ट्रेलिया। चौथा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे? छोटा सा उत्तर है पाइपलाइन। इसके बाद खंड ब आ जाता है, सेक्शन बी, लघुतरात्मक प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है इसमें, ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीकरणीय योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे? किन्हीं दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, जैसे दो लिखने हैं कोई भी, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस, इनमें से कोई भी दो उत्तर लिख दें तो 1.5 नंबर आ जाएगा। पांचवा
क्वेश्चन है भारत में खनन नगर के दो उदाहरण लिखिए। अब इसमें खनन नगर बहुत हैं, जहाँ जहाँ जिस नगरों में खनन होता है उन दो नगरों के नाम लिखने थे, जैसे झरिया, बोकारो, खेतड़ी, रानीगंज, सिंगरौली, अंकलेश्वर, कोई भी दो नगरों के नाम लिखने थे। छठा प्रश्न है प्रवास के कोई दो आर्थिक कारण लिखिए। प्रवास के कोई दो आर्थिक कारण है, प्रवास से क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, कृषि विकास में भी सहायता मिलती है, या इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं कि अन्य राष्ट्र, जब अपने देश के लोग अन्य राष्ट्रों में प्रवास करते हैं तो बाह्य देशों से मुद्रा हमारे देश में आती है, जिसको क्या नाम देते हैं, हुंडी, हुंडी के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसमें अपन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हो, किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। यानी जो भूमि निम्नीकरण के लिए तो बहुत सारे कारक हैं, इसमें से दो, जैसे लवणता लिख दिया, क्षारीयता लिख दिया, या अपर्दन लिख दिया, जलाक्रांता लिख दिया, बाढ़, तो इसमें कोई भी दो अपने को कारक लिखने थे। आठवां प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण बस्तियों के अपनी किताब में बहुत सारे हैं, तो उसमें से चार में से तीन लिख दो, दो लिख दो, तो दो कारक लिखने थे, जैसे सघन सहत, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, विकीर्ण एकाकी बस्ती, या मिश्रित पल्लीकृत। इसमें कोई भी दो कारकों प्रकारों को लिखना था। नवां प्रश्न है पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का अपन इस तरह लिख सकते हैं कि आदि मानव व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि आदिकाल में मनुष्य प्रकृति को देवता के रूप में, पेड़ पौधों को देवता के रूप में मानते थे, तो वो भी इसमें अपन मेंशन कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम। पर्यटन को प्रभावित, यानी इसमें अपन लिख सकते हैं कि लोगों का जीवन स्तर से लेकर, जीवन स्तर अच्छा होगा तो लोगों की मांग बढ़ेगी अवकाश के लिए, और मांग और परिवहन, ये दो कारक अपन इसमें लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों की कोई दो समस्याएं बताइए। ग्रामीण बस्तियों की बहुत सारी समस्याओं में कोई दो समस्याएं लिखनी थी, जैसे मैं उदाहरण दूं, आवागमन के साधनों का अभाव, स्वच्छ पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, गंदे जल की निकासी, रोजगार का अभाव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एवं संस्थानों का अभाव। इनमें से कोई भी दो अपने को लिखने थे। 12वां प्रश्न है आर्थिक भूगोल के किन्हीं तीन उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। आर्थिक भूगोल के, तो इसमें अपन लिख सकते हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन, इनमें से कोई भी दो लिखने थे। इसके बाद 13वां प्रश्न है बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं। तो बाह्य स्रोतन यानी इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं कि दक्षता को सुधारने व लागत को घटाने के लिए बाहरी एजेंसियों को काम देना या ठेके पर देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं आउटसोर्सिंग में। 14वां प्रश्न है सन्नगर से आप क्या समझते हैं। सन्नगर, इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं कि अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं, तो उन्हें सन्नगर कहते हैं। इसके उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे अपने भारत का उदाहरण दे, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर लंदन, टोक्यो, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें एक लाइन ये भी अपन लिख सकते हैं कि 1915 में पैट्रिक गिडीज ने सर्वप्रथम सन्नगर शब्दावली का उपयोग किया था, प्रयोग किया था। इसके बाद 15वां प्रश्न है सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सीमांत श्रमिक किसे कहेंगे, पहले तो इसको लिखो। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 से कम दिन काम करता है, तो सीमांत यानी 183 दिन से कम। और मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है या 183 से अधिक दिन काम करता है, तो मुख्य श्रमिक कहलाएगा। अब इसके बाद है 16वां प्रश्न, यानी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं तीन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अपने को तीन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है, तो इसमें कोई भी तीन लिख सकते हैं, जैसे जल संसाधनों का नियोजन, लोगों में जल के प्रति जागरूकता,
जल स्तर को बचाए रखने का प्रयास, या इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पेयजल सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। इस तरह के इसमें अपन लिख सकते हैं। इसके बाद है वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ। बहुत सारे लाभ हैं वर्षा जल संग्रहण के। इसमें से जैसे जल की उपलब्धता को बढ़ाना, जल स्तर को बनाए रखना, फ्लोराइड आदि को कम करना, मृदा अपरदन कम करना, या बाढ़ को रोकना। इस तरह इसमें कई लिख सकते हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन करना है। जैसे इसमें बहुत सारे हैं, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। इनमें से कोई भी 3 लिखना है। फिर है विनिर्माण किसे कहते हैं, और आकार पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों की व्याख्या कीजिए। एंड पहले तो अपने को विनिर्माण किसे कहते हैं इसका लिखना है, 1 नंबर का ये है। और फिर आकार पर आधारित 2 उद्योगों की व्याख्या करनी है, 1-1 नंबर के वो हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यांत्रिक शक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करने, उनका रूप बदलने और उन्हें अधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाने की प्रक्रिया या क्रिया को विनिर्माण कहलाती है। और इसमें आकार पर आधारित उद्योगों का लिख सकते हैं, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, बृहत या बड़े पैमाने के उद्योग है। इनमें से 2 का कोई व्याख्या करनी थी। 18वां प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, समझाइए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु, प्रवास। इनको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करना था। फिर है अगला प्रश्न जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक कारक बताने थे, जिसमें अपन लिख सकते हैं औद्योगिकरण के लिए, नगरीकरण के लिए, खनिज। तो इनका विवरण थोड़ा थोड़ा देना था। अब 19वां प्रश्न है भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति और वितरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति, यानी किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन से इस चीनी उद्योग को कहाँ लगा सकते हैं, इसके बारे में लिखना बताना था। और इन उद्योगों का वितरण भारत में कहाँ कहाँ है उसके बारे में, ये 2-2 नंबर के थे। तो इनको बारे में थोड़ा थोड़ा विवरण देना था, अवस्थिति और वितरण के बारे में। इसका अथवा का है भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी इसमें 4 कारक पूछे, 10-11 कारक हैं, उनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। जैसे मैं देऊँ कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन और संचार, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, सरकारी नीतियाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें से अपने को 4 लिखने थे। इसके बाद 20वां प्रश्न आता है गहन निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तुलनात्मक बताना था। तो इसमें हम अलग अलग टॉपिकों के आधार पर तुलना कर सकते हैं। जैसे गहन निर्वाह कृषि है तो क्षेत्र के आधार पर गहन निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्र में की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कहाँ किया जाता है। फिर दूसरा टॉपिक ले सकते हैं विधि और प्रक्रिया के आधार पर, यानी गहन कृषि निर्वाह कृषि में किन विधि और प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन सी विधि और प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। फिर तीसरा टॉपिक अपन बना सकते हैं फसलों के बारे में कि गहन निर्वाह कृषि में कौन सी फसलें बोई जाती हैं और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो उसका ये 4 नंबर का बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अथवा है रोपण कृषि से आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। तो रोपण कृषि के बारे में लिखना था और उनकी विशेषता और क्षेत्रों की, कहाँ कहाँ रोपण कृषि की जाती है तो उसकी करनी थी। तो ये इस तरह 4 प्रश्न। इसके बाद आता है मानचित्र का। 21वां प्रश्न अपने मानचित्र के 2 नंबर का है भारत का रेखा मानचित्र और 2 नंबर का है विश्व का मानचित्र। तो भारत में तो बहुत ही अच्छा पूछा है क्योंकि राजस्थान में एग्जाम हो रहा है। तो राजस्थान के बारे में 3, तो राजस्थान के बारे में खेतड़ी, उदयपुर और भीलवाड़ा। और इसके बाद है न्यूजीलैंड, ये विश्व के मानचित्र में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। भारत में तो जैसे अब खेतड़ी पूछा है तो खेतड़ी को अपन ये यहाँ से दर्शा सकते हैं। इसके बाद भीलवाड़ा, थोड़ा सा नीचे भीलवाड़ा को दर्शा दिया और इससे और नीचे यहाँ उदयपुर को दर्शा देते हैं।
फिर इसी तरह सिंह भूमि, ये झारखंड में है तो यहाँ सिंह भूमि को दर्शा देते हैं। तो ये तो हो गया भारत का मानचित्र। इसी तरह वर्ल्ड का है, नीचे वर्ल्ड का देखते हैं। देखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को दर्शा रहे हैं तो न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड हो जाएगा इसमें। और इसके बाद दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को यहाँ अपने इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तो यहाँ से उत्तरी पश्चिमी यूरोप को दर्शा सकते हैं। और फिर चौथा है कनाडा, ये अमेरिका के अंदर इसे कनाडा को दर्शा सकते हैं। ये था इस तरह। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा।